हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पे हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा एमसीक्यू का टॉपिक है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उस पे आज एमसीक्यू हम प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियो जो है कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एमसीक्यू जो आपके कॉमर्स के एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको रखा है, कुछ ऐसे एमसीक्यू हैं जो मैनेजमेंट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको रखा है। इसके अलावा ऐसे भी एमसीक्यू रखे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया है 3 बार तो, और मेरा जेआरएफ भी क्लियर है तो मुझे पता है चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो इस एग्ज़ाम में जो बेसिकली जो मेन चीज़ होता है आपका, वो आपका अप्रोच होता है क्वेश्चंस करने का। अगर आपका अप्रोच अच्छा है क्वेश्चन करने का तो इस एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि अभी रिसेंटली देखा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग और जो असर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत पूछे जा रहे हैं आपसे। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश किया करो, और मैंने इसमें रखा भी है कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है, आपकी क्या अप्रोच होगी करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ रहा है बेसिकली उसमें क्या है, 4 से 5 टॉपिक को या 3 टॉपिक या 4 टॉपिक आपसे उसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर उन 4 में से आपको 3 टॉपिक भी अच्छे से आते हैं तो वो क्वेश्चन आराम से हो जाता है, कभी कभी 2 या 1 पे भी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से कोशिश किया करो इन क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा किस तरीके से आपको उन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी इज 0, इसमें बोला गया है कि क्रॉस इलास्टिसिटी 0 होती है। देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी जो होता है वो बेसिकली आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूशन गुड्स, दो टाइप्स के गुड्स होते हैं उनमें होता है, ठीक है। जब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन गुड्स की, ठीक है, तो देन आपका क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब आप बात करोगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, उस केस में आपका जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। ये चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी बहुत पूछे जाते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसका एग्जांपल टी एंड कॉफी हो सकता है आपका, ठीक है। अगर हम आपकी कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे तो वहां पे कार एंड पेट्रोल हो सकता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। देखो, टी एंड कॉफी का मतलब ये है कि अगर आपके कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो टी की क्वांटिटी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ये सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव होता है। जब हम सेम डायरेक्शन पे मूव करते हैं देन पॉजिटिव होता है। आपने कोरिलेशन पे कंसेप्ट पढ़ा होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, ठीक है। जब तो आपका अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी और टी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आपके होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की गुड्स की। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये जो 2 गुड्स होते हैं एक साथ यूज किए जाते हैं। जैसे आपका इंक हो गया और पेन हो गया, ठीक है, या इसके अलावा कार हो गया, पेट्रोल हो गया, ये दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं। अगर पेट्रोल का जो है प्राइस बढ़ जाएगी तो कार का जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव रिलेशन इनके बीच होता है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है, क्रॉस इलास्टिसिटी 0, मतलब कि कोई रिलेशन नहीं है 2 पर्टिकुलर जो भी 2 कमोडिटीज हैं, ठीक है। तो आपका देखो कौन ऑप्शन है, 2 कमोडिटीज आर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है या कोई रिलेशन नहीं उनके बीच। तो फर्स्ट का सेकंड हो गया तो आपने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। फिर देखो, शट डाउन कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट टर्म पे हम बात कर रहे हैं कि जो शट डाउन कॉस्ट शॉर्ट टर्म पे होती है वो प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। जो देखो टोटल कॉस्ट आपको पता है जिसमें फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे कि जो आपका प्राइस अगर निकले, आपका अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलता रहेगा तो शॉर्ट टर्म पे कोई भी फर्म काम कर सकती है। लेकिन अगर फर्म जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है देन उस कंडीशन पे कोई भी फर्म काम नहीं कर सकती है शॉर्ट रन में। एंड लॉन्ग रन में आपका वेरिएबल कॉस्ट भी निकलेगा और टोटल कॉस्ट भी निकलेगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है स्लूट स्के, ठीक है। ये एक थ्योरम है, इसमें बेसिकली जो कहा जाता है कि जो प्राइस इफेक्ट होता है आपका
एक पर्टिकुलर प्राइस इफेक्ट जो होता है वो आपका पर्टिकुलर इनकम इफेक्ट का सम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सम होता है, ठीक है। आपसे ये चीज बोली जाती है जो प्राइस इफेक्ट होता है वो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का एडिशन होता है, ठीक है। अगर किसी क्वांटिटी का प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला आपका इनकम इफेक्ट होता है। इनकम इफेक्ट में क्या होगा कि जब आपका पर्टिकुलर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, उसकी रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हो जाएगा, मोर यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, तो उसका आपका यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा वो फोर्थ बन जाएगा। अब यहां आपने देखा था बी का फर्स्ट हो गया, ठीक है। बी का फर्स्ट, तो आपको दो ऑप्शन अगर अच्छे से पता थे या दो के बारे में अच्छे से पता था तो आपने इजिली आंसर दे दिया, ठीक है। तीसरे की आपको पता करने की जरूरत ही नहीं, बट लेकिन आपने पता किया तो उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसे हम लोग पीपीसी भी बोलते हैं, ये जो होता है वो शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एक तरीके से जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लाइन होती है वो शो करती है आपकी पीपीसी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है मार्केट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है और मोस्टली मार्केट स्ट्रक्चर से एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा। ये मैंने आपको सारी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। ये आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है जिसे आप प्योर कंपटीशन भी बोलते हो, देन आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन ओलिगोपोली, देन मोनोपोली। ये सारी चीजें आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। कम से कम इस तरीके के जो टेबल हैं उनको एक तरीके से समझने की चीजों की कोशिश करिए, देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में पर्टिकुलर एक सेलर होता है, आपका जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। प्राइस में कंट्रोल होता है, प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं होता है, ठीक है। और जो दूसरी आपकी फर्म्स होती हैं उस मोनोपोली में नहीं आ सकती क्योंकि सिर्फ एक फर्म होती है मोनोपोली की कंडीशन पे। जैसे मान के चलो रेलवेज हो गई, लेकिन अब ट्रू मोनोपोली जो है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिखता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही बेसिकली दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोनोपोली का क्या हो सकता है, होमोजीनियस एक जैसा प्रोडक्ट होता है एंड प्राइस मेकर होता है, ठीक है, प्राइस टेकर नहीं होता है। मोनोपोली ए का सेकंड हो गया। अब देखो लो, आपको एक ऑप्शन के बारे में अच्छे से अगर पता था तो आपका आंसर आ जाता। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कॉमर्स के एग्जाम में, ठीक है। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है वो बेसिकली आपका हो जाएगा हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो आपका प्रोडक्ट होता है वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आपका प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस होता है, देन मोनोपोलिस्टिक में आपका हेट्रोजीनियस होता है एंड ओलिगोपोली में आपका हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दोनों हो सकता है प्रोडक्ट। ये जो कुछ फीचर्स हैं इनको बहुत अच्छे से याद रखना। परफेक्ट कंपटीशन आपका प्राइस टेकर होता है, ठीक है। और ओलिगोपोली का ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्राइस रिजिडिटी, मतलब ये है कि प्राइस को इजीली कोई चेंज नहीं करना चाहता है। बाई चांस आपके दो फर्म हैं, ठीक है, अगर एक ने प्राइस को इंक्रीज किया तो दूसरा प्राइस को इंक्रीज नहीं करेगा, दूसरा जो कॉम्पिटिटर है। लेकिन अगर एक ने प्राइस को डिक्रीज किया तो दूसरा प्राइस तुरंत डिक्रीज करेगा। जैसे कोका कोला और पेप्सी आपका इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप देखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। तो चीज अब मैं आपको बताता हूं, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड जो होता है शिफ्ट ऑफ डिमांड डिमांड कर्व होता है, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड जो होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। और इसमें क्या होता है, जब बात करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड की, तो जो आपका प्राइस होता है वो चेंज नहीं होगा। ये एक अजम्पशन होता है, आप इस चीज को पढ़िएगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड तब बोलेंगे जब आपका प्राइस जो है वो चेंज नहीं होगा, जो आपके दूसरे फैक्टर हैं उसके कारण आपके डिमांड में इंपैक्ट आता है। जैसे आपका इनकम हो गया, कभी कभी प्राइस आपका सेम होता है लेकिन अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो पर्टिकुलर जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। कभी कभी टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंपैक्ट करती है आपके इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड पे। लेकिन
आपका जो पर्टिकुलर प्राइस है वो फिक्स होगा, वो कांस्टेंट होगा। ये सारी चीज़ आप पढ़िएगा। जब आप बात करोगे कि आपका प्राइस कांस्टेंट है, किसी दूसरे रीजन से आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, तो उसको बोलते हो राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, उसको बोलते हो आप राइटवर्ड शिफ्ट। और इंक्रीज इन डिमांड, जब आपकी डिमांड डिक्रीज होती है, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है, आपका जो पर्टिकुलर फैशन है वो चेंज हो गया, तो इसलिए प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो गई। तो ये जो होता है वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। ये आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का कंसेप्ट हो गया। फिर इसके बाद मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। ये जो होता है ये आपका लॉ ऑफ डिमांड के कारण भी हो सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होगा और जितने भी फैक्टर हैं वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होगा इस कंडीशन पे, और बाकी जितने भी फैक्टर हैं आपके कांस्टेंट होंगे। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, प्राइस जो है पहले वाले में इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड में, कि प्राइस आपका कांस्टेंट है लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे आपका प्राइस चेंज होता है। जैसे आपका अभी प्राइस जो था P था, देन क्वांटिटी डिमांड Q थी, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपका प्राइस जो है वो P1 हो गया, प्राइस कम हो गया। जब प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जिसे आप बोलते हो एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है, जिसे आप बोलते हो एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड आपका डिक्रीज हो जाएगा, जिसे आप बोलते हो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। जिसे बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जैसे आपको इस एग्जांपल में सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को करोगे आप तो इजीली हो जाएगा। तो देखो पहले दिया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो आपको इजीली पता चल गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड प्राइस चेंज इफेक्ट, कहीं ना कहीं इसमें प्राइस का चेंज का इफेक्ट होता है, ठीक है। ए का थर्ड हो गया। तो कभी कभी होता क्या है कि आप जो पर्टिकुलर ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। जैसे ए का थर्ड देखा आपने, ए का फोर्थ देखा, शिफ्ट इन डिमांड तो होगा नहीं, क्योंकि शिफ्ट तो इंक्रीज और डिक्रीज के केस में होता है। फिर आपने फर्स्ट देखा नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट, ये भी नहीं होगा। सेकंड देखा, ये भी नहीं होगा। तो आपको पता चल गया जो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है प्राइस चेंज इफेक्ट ही होगा, ठीक है। तो जो ए का आपका हो गया वो थर्ड हो गया। तो आपने इजीली इसका आंसर दे दिया, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका इजीली आंसर आ गया, ठीक है। तो वही मैं बोलता हूँ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चंस करने का तरीका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस तरीके से करना है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर बाई चांस आपको दो या तीन, दो भी अच्छे से आते हैं तो ये क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। और इनडिफरेंस कर्व से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो इनडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी होती है कन्वेक्स टू ऑरिजिन, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टीज जितनी हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्स टू ऑरिजिन होता है, जो दो इनडिफरेंस कर्व होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकती हैं, ये गलत होगा, ठीक है। और इसके बाद तीसरा ये होता है कि अगर हायर इनडिफरेंस कर्व है तो वो उसका हायर सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। और जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो पैरेलल नहीं रह सकती हैं। जो आपकी इंडिफरेंस कर्व होती हैं वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को नहीं टच कर सकती हैं, ठीक है। ये सब की इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर बात आती है डिमांड। तो ए का आपको फोर्थ पता चल गया। देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैनेजमेंट के पेपर में आया है और इजीली आपने देखो कर लिया, कुछ भी नहीं था। अगर आपको एक पता था तो इजीली हो गया। डिमांड कर्व जो है वो आपका स्लोप डाउनवर्ड्स टू राइट, इजिली हो गया। परफेक्ट कंपटीशन की एक कंडीशन होती है, ठीक है। प्राइस जो होता है वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड कर्व के बराबर होता है, ये इसकी कंडीशन होती है परफेक्ट कंपटीशन की। आप ध्यान रखिएगा। प्राइस लीडरशिप आपका कंसेप्ट जो है वो ओलिगोपोली से रिलेटेड है। तो आपका करेक्ट आंसर जो बन गया वो सी वाला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें देखो अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स पता हैं तो इजीली आप कर लोगे। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इजीली मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा है इसमें, देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन बायर एंड सेलर। बिल्कुल भी नहीं भाई, आपका जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। जो मूवमेंट होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो भी इजीली होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन वहां भी नहीं होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर सेकंड एंड थर्ड बन जाएगा।
हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल है। ये अभी मैंने जब आपको एमसीक्यू की न्यूमेरिकल की सीरीज बताई थी जिसमें कॉमर्स और मैनेजमेंट के 2010 के बाद जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं मैंने वो करवाए हुए हैं। वो उसका यार लिंक मैं आपको अपने आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वो देख सकते हो और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं अब तक वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, टोटल रेवेन्यू दिया गया है आपको और आपको टोटल कॉस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट आपको बताना है। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट की जो आपकी कंडीशन होती है जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाए। ठीक है, तो अब बात आती है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। देखो, मार्जिनल कॉस्ट के दो फॉर्मूले होते हैं कि आप एक पर्टिकुलर यूनिट, एक पर्टिकुलर ज़्यादा यूनिट बना रहे हो तो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है उसको आप बोलते हो मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सॉरी टोटल कॉस्ट होगा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट n -1। एक यूनिट बनाने की जो कॉस्ट होती है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और इसका दूसरा आप इस तरीके से भी देख सकते हो, चेंज इन टोटल क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये जो है इसको आप DTQ भी लिख सकते हो और DQ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि आप जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको ये चीज़ लिख सकते हो। इसी टाइप से आप जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसको DTR आप इसको सॉल्व करेंगे। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है दूसरे वाले वीडियो पे, इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। DQ लिख सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाएंगी, टोटल रेवेन्यू आपको दिया, टोटल रेवेन्यू का आप डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो, तो उसका होता है DTR, वो भी Q के रिस्पेक्ट पे डिवाइडेड बाय DQ। ठीक है, Q के रिस्पेक्ट पे करेंगे देन आपका 480 माइनस का 16Q हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यही आप टोटल कॉस्ट के बेसिस में भी कर दो, डी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन निकाल दो, TC सॉरी ये TC होगा अपॉन का DQ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाला तो ये आपका आ जाएगा 16Q, क्योंकि आपका जो 400 है उसका 0 हो जाएगा, देन 2 आपका ये आगे आएगा तो 16Q हो गया। जब आप मार्जिनल, इसको आप मार्जिनल रेवेन्यू बोल सकते हो, इसको आप मार्जिनल कॉस्ट बोल सकते हो, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है मैनेजमेंट के पेपर में। देन मार्जिनल रेवेन्यू को आप मार्जिनल कॉस्ट के बराबर करेंगे, देन आपकी Q की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 15। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर। जब आप ये करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा टेलीग्राम पे, तो मैं आपको वहाँ पे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका जो एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का उससे क्वेश्चन दिया गया है आपको। हाँ, अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। देखो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। जनरली लॉ ऑफ डिमांड का मतलब जो होता है कि आपका अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में ये चीज़ नहीं फॉलो होती है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। ये जो वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो लो स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट, जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब इंफीरियर गुड्स, जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपका प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो कहीं ना कहीं रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है हमारी। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो इनकम इफेक्ट होता है वो निगेटिव होता है, लेकिन जो सब्सटीट्यूट इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। और ऐसे केस में मोस्टली क्या देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर जिस भी प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कर रहे थे उस प्रोडक्ट की आप क्वांटिटी डिमांड कम कर देते हो, आप दूसरे प्रोडक्ट को परचेस करने लगते हो, क्योंकि आपकी रियल इनकम कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है उससे, कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होने के बाद। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा इसमें ए बन जाएगा इजीली। बाकी ये दोनों ये सारे गलत हैं आपके। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है आपके कॉमर्स के एग्जाम में। तो देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जबकि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है वो फॉलो करता है जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसको इम्प्लिसिट कॉस्ट को आप
इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कभी कभी बोलते हो, और इम्प्लिसिट कॉस्ट को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हो। इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों को कंसीडर करता है, लेकिन जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही कंसीडर करता है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़िएगा, बाकी इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल का कॉस्ट हो जाएगा इजिली, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का थर्ड हो गया। लो, आपका आंसर इजिली आ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं आपको। अगर एक के बारे में पता तो आप इजिली बता देते। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है टोटल रेवेन्यू माइनस ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट या जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर बात आती है कार्टेल की। ये जो कंसेप्ट होता है ये आपका ओलिगोपोली मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बायर और सेलर एक्सचेंज प्रोसेस कर रहे होते हैं। बायर जो होता है पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करता है, सेलर जो होता है गुड्स को सेल करता है। बायर अपना पर्टिकुलर मनी देता है, सेलर मनी को रिसीव करता है, ठीक है, इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी कुछ नहीं है। तो देखो इस पे क्या दिया गया है। सबसे पहले आपसे बोला गया है यूटिलिटेरियन अप्रोच, जो कि कहीं ना कहीं यूटिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ कमोडिटी। जो भी आपकी कमोडिटी है एक्स और वाई, वो आप उसका फंक्शन होता है, ठीक है। ए का थर्ड हो गया, तो आपके ये सारे ऑप्शन इजिली आपके चले गए, ठीक है। फिर ऑर्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं आपके ऑर्डिनल अप्रोच की। देखो ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या जो इंडिफरेंस कर्व का जो कंसेप्ट होता है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व इसमें भी दिया है, तो लेकिन आप इसका बी का सेकेंड भी कर सकते थे कुछ लोग, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो यहाँ पे जो आपको आंसर्स देने होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर कौन होता है ये आपको बताना होता है, क्योंकि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वो कहीं ना कहीं आपका वो जो होता है वो ये होता है, ठीक है। और जो प्राइस कंजप्शन कर्व होता है वो आपका बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों को कंसीडर करता है। इसलिए ऑर्डिनल अप्रोच का जो आंसर होगा वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर दो कमोडिटी हैं, अगर आपको एक कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करना है तो दूसरी कमोडिटी का कंजप्शन डिक्रीज करना होगा, अगर सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन आप मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ से जो प्राइस कंजम्पशन कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से आपका ये होता है, ये बजट लाइन होती है। फिर इसके बाद जो इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे आपका मिलता है, ये जो पॉइंट होगा वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका सी आंसर हो जाएगा इजिली। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ मोनोपोलिस्ट हैज कंट्रोल ओवर द प्राइस ही चार्ज फॉर हिज प्रोडक्ट, ही विल बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट बाय। देखो मोनोपोलिस्ट जो है वो अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है, इसमें पूछा गया है। तो देखो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है आपसे, राइजिंग द प्राइस इफ डिमांड कर्व इज इलास्टिक। डिमांड कर्व इलास्टिक का मतलब है कि अगर आप इसमें कुछ भी थोड़ा चेंज करोगे प्राइस में तो आपके डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा। प्राइस को हम नहीं बढ़ा सकते अगर डिमांड कर्व हमारी जो है वो इलास्टिक है, ठीक है। दूसरा आपसे बोल रहा है लोअरिंग द प्राइस इफ डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक। अगर आपकी डिमांड कर्व इनइलास्टिक है, आपके कंज्यूमर पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस इंक्रीज करने से, तो वहां आप प्राइस इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। वहां प्राइस इंक्रीज कर सकते हो, लोअर करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये तो आपका गलत है। फर्स्ट वाला आपका सही है। अगर आपका जो डिमांड कर्व है इलास्टिक डिमांड कर्व है, जो आपका कंज्यूमर है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा अगर आपने प्राइस को इंक्रीज किया आपकी क्वांटिटी डिमांड में, तो इस कंडीशन पे आपका प्राइस जो है वो लोअर होना चाहिए अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, ये बहुत सिंपल सा है, इसको भी मैंने बहुत डिस्कस किया। पीवी रेशियो को जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से डिस्कस किया है मैंने। कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। कभी कभी कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला और बन सकता है, क्योंकि देखो सबसे पहले सेल्स, अगर आपने इसको याद कर लिया, देन वेरिएबल कॉस्ट, देन आपका कंट्रीब्यूशन, देन आपका माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे तो आपका जो आएगा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, ये आपको समझ आया। अब यहां से कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला आप और निकाल सकते हो, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट भी कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो सकता है। देन पीवी रेशियो का फॉर्मूला, ये सब लिख लो। पीवी रेशियो जो होता है वो आपका होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन का सेल्स, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का आपका जो फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, अगर आपको यूनिट में निकालनी है ब्रेक इवन पॉइंट तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, अगर यूनिट में निकालनी है। अगर आपको पर्टिकुलर रुपीस में चाहिए तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं आपको अच्छे से। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज, ठीक है। अब देखो क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, परसेंटेज चेंज इन, जब दो कमोडिटी की बात कर रहे होंगे, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड एक्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो वो आपका निगेटिव होगा। शुरुआत में भी बताया था कि जो सेम डायरेक्शन पे मूव नहीं करते हैं वो आपके निगेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल ले लो, कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कार एंड पेट्रोल आप एग्जांपल ले रहे हो, तो होता क्या है कि अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है, देखो इसमें लिखा है ना नीचे, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, ठीक है, गुड, तो अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी कार की जो पर्टिकुलर डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये आपका जो है सेम डायरेक्शन पे मूव नहीं करते हैं, तो ये आपका निगेटिव होता है। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट का आपका पॉजिटिव होता है। वो क्यों होता मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप मान लो टी एंड कॉफी, ठीक है, टी एंड कॉफी, ठीक। अब होता क्या है, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो जो टी का क्वांटिटी डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा इस कंडीशन पे, ठीक है, क्योंकि जो लोग कॉफी पी रहे होंगे क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज हो गया वो टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये चीज समझना, जब आपका सब्स्टिट्यूट होगा तब पॉजिटिव होगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री होगा तब निगेटिव होगा। हाँ, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, हाँ ये देखो अच्छा कंसेप्ट है। ये जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का पर्टिकुलर जो रिलेशनशिप है वो बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट होता है वो आपका डिक्रीज कब तक होता है, जब तक आपका एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा। ये देखो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट आपका ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तब तक आपका ये डिक्रीज होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी क्या बोलती है कि व्हेन एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट, जब आपका एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होगा उस कंडीशन पे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगी, ठीक है। अब आपका तीसरी कंडीशन बोल रही है कि एवरेज कॉस्ट आपका राइजिंग मतलब इंक्रीज होगा, एवरेज कॉस्ट जो कि इंक्रीज हो रहा है किस कंडीशन पे, जब आपका एवरेज कॉस्ट कम होगा मार्जिनल कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, हमारा एवरेज कॉस्ट कब डिक्लाइन करेगा, कब डिक्लाइन, ये देखो एवरेज कॉस्ट हमारा डिक्लाइन कर रहा है या डिक्रीज हो रहा है इस कंडीशन पे। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी है, ये कंडीशन जो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारी, ये देखो ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट से कम होनी चाहिए। अगर हमारी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये बन गया इस पे। हाँ, ये भी इजीली आप कर लोगे जब आप ओलिगोपोली के जितने भी मॉडल हैं उनको पढ़ोगे तो उनके ईयर्स भी आप देखोगे, ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देन आप इजीली इसको कर लोगे कि जो सबसे पहले हमारा मॉडल आया था वो आपका आया था डिओपोली मॉडल, ठीक है, कर्नेल डिओपोली मॉडल। फिर देन हमारा आया था किंग डिमांड कर्व, ठीक है, फर्स्ट, सबसे पहले थर्ड देन फर्स्ट। तो आपको ये पता चल गया कि थर्ड फर्स्ट का सिर्फ एक ही ऑप्शन है। देन इसके बाद आपका आया था सेकेंड, आपका जो गेम थ्योरी मॉडल था। देन आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल, ठीक है, इजीली ये हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। जब हमारा E इज इक्वल टू 1 है तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, इसको मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा जब आपको इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक पढ़ाऊंगा
इसका डेरिवेशन होता है वो आप जाके देख सकते हो, नहीं तो आप इसको अच्छे से याद कर लो, इनफ है उसके आपके लिए। तो जब ई की वैल्यू हमें को दी गई है 1, ई की वैल्यू आपको दी गई है 1, तो आप इसमें मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वेशन पे ई की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे P1 ई की वैल्यू, ये ई है, ठीक है, ई की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। 0 से आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 0 हो जाएगा इस कंडीशन पे। ये क्वेश्चन का भी आपका आया हुआ है मैनेजमेंट पे, ठीक है। हाँ, इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है? देखो, इकोनॉमी ऑफ स्केल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कॉस्ट रिडक्शन मास प्रोडक्शन, ये ध्यान रखना, मास प्रोडक्शन कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे जैसे आप पर्टिकुलर प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे आपका जो है पर यूनिट कॉस्ट कम होता जाता है, पर यूनिट कॉस्ट कम होता जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ये बनेगा, रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक कंसेप्ट और होता है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, उसको पढ़िएगा और आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैनेजमेंट और कॉमर्स से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर। एक दो, इवन मैनेजमेंट पे तो हर बार 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमी ऑफ स्कोप से आते ही हैं। 3 बार मैंने एग्जाम दिया, 2 बार वो आया हुआ है पर्टिकुलर, तो उसको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। फिर बात आती है किंग डिमांड कर्व जो है, ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? ये जो कंसेप्ट रिलेटेड है वो हमारा ओलिगोपोली से रिलेटेड है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन देखो पूछा गया, कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली क्या बोलता है, ये डिमांड कर्व की जो प्राइस रिजिडिटी को बताता है कि अगर कोई एक फर्म है तो अगर वो प्राइस इंक्रीज कर रही तो उसका जो कॉम्पिटिटर है प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन पे उसका मार्केट शेयर का लॉस होगा, ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि अगर कोई फर्म या कॉम्पिटिटर है वो प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो तुरंत जितने भी कॉम्पिटिटर होंगे वो प्राइस को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन पे ये बोला जाता है कि जो प्राइस है वो फिक्स्ड होना चाहिए, मतलब रिजिडिटी होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा ये नहीं कि उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओलिगोपोली का कंसेप्ट ये बताया है। प्राइस टेकर फर्म क्या होती है? देखो, प्राइस टेकर फर्म जो बेसिकली आपकी होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की जब बात करेंगे हम, ठीक है। जब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करेंगे तो वहां पे ये चीज हमें देखने को मिलती है, डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज मोस्ट एडवर्टाइज इज वेस्टफुल। ये तो थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट लग रहा है, क्योंकि जो आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है वहां पे एडवर्टीजिंग या जो एडवर्टीजमेंट या जो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सारी फर्म्स का जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का सेम होता है उस कंडीशन पे। और जो प्रोडक्ट होता है वो आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, तो उसमें क्या आप एडवर्टीजमेंट करोगे? नहीं कर सकते हो। एडवर्टाइज टू इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका जो फीचर होता है ये ओलिगोपोली और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, या जो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब सी क्या बोला गया है, डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज दे कैन सेल एज मच एज दे वांट एट द करेंट प्राइस। हाँ, बिल्कुल सही चीज बोली गई है आपसे, जो मार्केट का प्राइस होता है उसी पे सेल करते हैं और प्रोडक्ट आपका होमोजीनियस होता है, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा। वो एडवर्टाइज विल गेट मोर प्रॉफिट, बिल्कुल भी नहीं। एडवर्टाइजमेंट आप करोगे भी तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज, एक आपका परफेक्ट कंपटीशन का परफेक्ट नॉलेज होता है, तो आपका जो कंज्यूमर है या जो आपका सेलर है उसको मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, और आपके जो पर्टिकुलर कंज्यूमर है उसको सारे प्रोडक्ट के प्राइस पता है, सब कुछ पता है, तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एजम्पशन ये है हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज बाय 20% एंड द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीज बाय 14% देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपसे ईडी पूछा गया, तो ईडी का फॉर्मूला सिंपल सा मैंने आपको कई बार बताया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब इसमें आपको क्या दिया गया है, आ कमोडिटी डिक्रीज बाय 20% आपका कमोडिटी डिक्रीजेस बाय 20% एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी प्राइस। हाँ देखो, डिमांड आपका 40% इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज 20%, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 आ गया। अब इसमें पूछा गया है कि ये परफेक्ट इलास्टिक है, परफेक्ट इनइलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है। तो अब ये कुछ कंसेप्ट हैं, सॉरी कहाँ गए। तो जब बात आएगी आपकी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड की, तो उस कंडीशन पे जो ईडी होता है हमारा वो इन्फिनाइट होता है,
ठीक है, ईडी जो होगा वो इन्फिनाइट होगा। फिर बात आएगी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड की, तो वहां पे ईडी जो होता है वो हमारा 0 होता है, ठीक है, ईडी इन इलास्टिक डिमांड पे। यूनिटरी इलास्टिक पे अगर हम बात करेंगे जो ईडी है वो हमारा 1 होता है, ठीक है। हाईली इलास्टिक का होगा ईडी इज मोर देन 1, जब हमारा ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो वो हमारा हाईली इलास्टिक है। यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है 2, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हाईली इलास्टिक बनेगा। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो इजीली हो जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। हाँ, which one of the following main objective which one is not the main objective of physical policy of India, ठीक है। देखो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, सबके साथ कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि जब मैं क्वेश्चंस को तेजी तेजी पढ़ता हूं तो नॉट बीच में खा जाता था, क्योंकि जब मैंने बहुत सारे एमसीक्यू लगाए थे तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी। जब मैं एग्जाम में गया तो ये गलती मेरे से ना हो, इसलिए मैं बहुत आराम से क्वेश्चंस को पढ़ता था, क्योंकि ये मैंने जब देखा कि 3-4 बार ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे ही आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, क्या चीजें जो हैं वो आपसे अभी गलतियां हो रही हैं वो एग्जाम में ना हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखो फिजिकल पॉलिसी के जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फिजिकल पॉलिसी एक तरीके से जो आपका गवर्नमेंट का बजट होता है उससे रिलेटेड होता है, जो आपका एक्सपेंडिचर या जो आपका इनकम है उन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है गवर्नमेंट बजट से। तो पहला ऑब्जेक्टिव उसका फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, तो प्राइस स्टेबिलिटी भी यहाँ पे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये ऐसा कुछ नहीं दिया। यहाँ एक तरीके से आपका जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने की बात की गई है, जो कि आपको इसमें दी गई है, ठीक है। तो आपको सब पता चल गया। जो आपका टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। इवन ये आपका पर्टिकुलर जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका भी ये इंपैक्ट नहीं होता इंक्रीज द लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। उसका भी जो मेन ये आपका ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ये होते हैं, या जो मेन काम होता है ये होता है कि इकोनॉमी में उतना पैसा पहुंचना चाहिए जितना जरूरत है। अगर ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी, अगर कम पैसा पहुंच जाएगा तो डिफ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। तो ना कम पैसा हो ना ज्यादा पैसा हो, ठीक है। ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, सिंपल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ टू कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे पूछा क्या गया, जब दो कमोडिटीज हमारी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देन आर राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल इंड्यूस। अगर आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको डिफाइन कर दूंगा। पहला जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स की, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी में सब्स्टिट्यूट गुड्स की। देखो सब्स्टिट्यूट के गुड्स में जो आपका इलास्टिसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे आप एग्जांपल ले लो टी एंड कॉफ़ी का, ठीक है। तो हुआ क्या कि आपका जो पर्टिकुलर कॉफ़ी का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे इसमें दिया इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, जो कि आपने कॉफ़ी लिया है यहाँ पे, ठीक है। कॉफ़ी का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका टी का क्वांटिटी डिमांड है, क्योंकि टी के प्राइस में कुछ नहीं इंपैक्ट पड़ा, लेकिन टी का जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे वो अब टी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये कम प्राइस का आपको मिल रहा है। तो ये आपका जो होगा ये अपवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। इसको आप अपवर्ड शिफ्ट बोल सकते हो या फॉरवर्ड शिफ्ट बोल सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरे पे कि जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड है उसका पर्टिकुलर प्राइस डिक्रीज हो जाए। जैसे कॉफ़ी का जो है वो प्राइस डिक्रीज हो जाए, मान के चलो। अब कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो जो लोग टी पी रहे होंगे वो पर्टिकुलर वो कम कर देंगे क्वांटिटी डिमांड, वो कम परचेज करेंगे, वो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब आपका डिमांड जो शिफ्ट होगा वो डाउनवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। अब इसी तरीके अब हम बात करते हैं सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। अभी सब्स्टिट्यूट गुड पे हमने बात की थी, अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड पे। तो इस पे कॉम्प्लीमेंट्री का आप एग्जांपल ले सकते हो इंक और पेन का, ठीक है। अब देखो इस पे क्या है कि अगर आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है पेन,
अगर पेन का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर पेन का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ये हमेशा आपका जो होता है, सॉरी, ये जो सब्स्टिट्यूट होता है ये निगेटिव होता है और आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से आपका जो इंक का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, इंक का प्राइस जो पेन का प्राइस है, सॉरी, वो इंक्रीज हो गया, तो जो इंक की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं इंक की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी जो डिमांड होती है डिराइव डिमांड होती है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनकी डिमांड। तो यहाँ से अब आपसे क्या पूछा गया है, इफ टू कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, अगर एक कमोडिटी, यही सेम केस है, अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑप्शन ए पढ़ो, आ राइज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, नहीं भाई ये बिल्कुल गलत है, दूसरे का भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंड अपवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कब, अपवर्ड अगर हम बात करेंगे तो अगर आपका प्राइस डिक्रीज होता है तब अपवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नो शिफ्ट इन डिमांड कर, ये भी गलत हो जाएगा। अब बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी, जो कि इसमें दिया गया है, आपका जो दूसरी कमोडिटी है इंक जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कब हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, ठीक है, ये वाला आप इजीली समझ सकते हो। उसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अगर हम बात करते हैं तो इजीली ये भी हो जाएगा। अब जैसे मान के चलो आपको कुछ नहीं पता है, आपको ओलिगोपोली के बारे में पता है, उसका कहीं ना कहीं किंग डिमांड कब, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ओलिगोपोली के बारे में और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता चल गया डी का जो होगा वो फर्स्ट होगा। अब देखो डी का फर्स्ट किस केस में हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही केस बन रहा है जिसमें डी का फर्स्ट है, लो आपको करेक्ट आंसर ऐसे मिल गया। कॉस्ट फंक्शन जो है आपका इंजीनियरिंग मेथड हो गया, ठीक है, फिर आपका जो सप्लाई फंक्शन है जो आपका फैक्टर प्राइस होता है उससे कहीं ना कहीं डेफिनेटली रिलेटेड होता है। प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो आपके आइशो क्वांट, जिसे आप बोलते हो इक्वल क्वांटिटी, ठीक है, जिस तरीके से आपका इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट है उसी तरीके प्रोडक्शन के केस में आपका आइशो क्वांट का कर्व होता है, उसके भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। वैसे सेम ही होती है इंडिफरेंट कर्व से, ज़्यादा अलग अलग नहीं होता है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, विच काइंड ऑफ इकोनॉमीज एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात होगी तो वो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स नहीं होती। दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया है, इसको अच्छे से पढ़ो, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी, तो आप इनको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है मैनेजमेंट के एग्जाम में। तो इसमें क्या बोला गया है, द डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, सॉरी, तो बिल्कुल सही चीज है। जो आपका डिमांड कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये, देन आपका ये क्वांटिटी डिमांड होता है, ये आपका प्राइस होता है। देन इनवर्स रिलेशनशिप भी बताता है, जब आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होता है, ठीक है, जब आपका प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड आपका इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। दिस अप्लाइड ओनली गिवन गुड्स, नहीं भाई, गिवन गुड्स जो है वो आपका एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, या पर्टिकुलर इस कंसेप्ट का जो बोला गया। गिवन गुड्स में क्या होता है, अगर आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है, ये लो स्टैंडर्ड्स के गुड्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट बन जाएगा ए ट्रू हो जाएगा, आर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। तो 25 का जो बन गया बी बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच, अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बिजनेस और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो मेन मोटिव होता है, सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का जो मेन काम होता है कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो आपकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो इकोनॉमिक्स का मेन काम है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको प्रॉपर
जितनी जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है उनमें अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना ही इकोनॉमिक्स का काम है। लेकिन अगर हम बिजनेस के कंटेक्स्ट में बात, अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात होती तो यहाँ पे ये हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात है तो हमारा जो सही स्टेटमेंट होगा, डील्स विद द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, ठीक है। जो बिजनेस की प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक्स के टूल का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश को ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म। देखो परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है कुछ इस तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है। ये देखो आपको मैंने दिया है, जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, फर्म डिमांड कर्व। गिवन गुड्स आर दोस गुड्स, देखो ऑलरेडी मैंने गिवन गुड्स के बारे में बहुत कुछ बता रखा है और बहुत इजीली आपको पता होगा। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के, इनसे हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्यों? अभी इस बार क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट पे थोड़ा सा जो वेटेज है इकोनॉमिक्स का कम हो गया है जब से आपका एग्जाम ऑनलाइन होने लगा है। उससे पहले आपका मैनेजमेंट का जो वेटेज था बहुत ज़्यादा हुआ करता था पहले इकोनॉमिक्स का। 6 से 7 क्वेश्चंस हर बार आते थे, लेकिन अब 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं अभी भी, लेकिन थोड़ा वेटेज कम हो गया है। हाँ, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो गिवन गुड्स होते हैं वो आपके वो ऐसे गुड्स होते हैं जो पर्टिकुलर जिनका लॉ ऑफ डिमांड का जो आपका कंसेप्ट होता है वो फॉलो नहीं करता है, ये लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, ठीक है। गिवन गुड्स आर दोस इंफीरियर गुड्स, ठीक है, लो क्वालिटी, ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड द डिमांड फॉर विच फॉल विद द फॉल इन देयर प्राइस। अगर आपका पर्टिकुलर प्राइस डिक्रीज होगा तो उनकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। वेवलिन गुड्स एक तरीके से आपके जो सुपीरियर गुड्स होते हैं, जो एक तरीके से ये भी एक एक्सेप्शन है, सुपीरियर गुड्स होते हैं, पर्टिकुलर इन्हें प्राइस से इफेक्ट नहीं पड़ता। इवन जब प्राइस इनका इंक्रीज हो जाता है तो इनका क्वांटिटी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एक तरीके से स्टेटस की बात करते हैं ये प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, तो अब इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा फ्रॉम विच डिमांड इंक्रीज एज प्राइस डिक्रीज। बिल्कुल भी नहीं, अगर डिमांड इंक्रीज, ये तो आपका लॉ ऑफ डिमांड है। शॉर्ट सप्लाई नहीं होगा, विच गिव्स द कॉफ डगलस नहीं। विच हैव हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारा गिवन गुड का इजिली आपने इसको कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। A commodity is used for multiple purpose and then the demand for it is known as composite demand। ऐसे टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड जो होती है कंपोजिट डिमांड होती है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क का हम कई तरीके से यूज करते हैं, टी और कॉफ़ी बनाने में, बटर, चीज़ या पर्टिकुलर स्वीट बनाने में, ठीक है। डायरेक्ट कंजम्पशन भी होता है पर्टिकुलर मिल्क का। तो जो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका कई सारी चीज़ों में यूज होता है, कई सारी चीज़ों को बनाने में यूज होता है, उसको आप, उसकी डिमांड को आप बोलते हो कंपोजिट डिमांड, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका जो केस है वो 3 का दिया गया है, मैं आपको 2 के केस में इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ, आपको पर्टिकुलर प्रूफ करके दिखाता हूँ चीज़ें कैसे चलती हैं। तो देखो एक पर्टिकुलर ये मान के चलो मार्जिनल यूटिलिटी, ये कंसेप्ट जो है आपका इंडिफरेंस कर्व से लिया गया है, और ये जो आपका कंसेप्ट है वो 3 का है। 3 जब आपकी कमोडिटी हैं तो आपका करेक्ट आंसर इसमें ये बनेगा। और कैसे बनेगा मैं बताता हूँ कि आपके पास $10 खर्च करने के लिए है, ठीक है। उससे आप $1 का पर्टिकुलर एप्पल की कॉस्ट $1 है और ऑरेंज की कॉस्ट $2 है, ठीक है। तो आपको अपना जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करते हुए आपको ये बताना है कि आप कितने पर्टिकुलर यूनिट एप्पल की खरीदोगे, कितनी पर्टिकुलर यूनिट आप ऑरेंज की खरीदोगे, कि आपका जो पर्टिकुलर टोटल अमाउंट है $10 उसमें आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ए की कॉस्ट जो है वो $1 है, प्रोडक्ट बी जो ऑरेंज है जिसकी कॉस्ट $2 है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट यूनिट को परचेज करते हो तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 होती है। ये जो कंसेप्ट है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है। तो होता क्या है कि जब आप बाई चांस आप कहीं बाहर से आ रहे हो, ठीक है, तो आप जब
आपको बहुत तेज पानी प्यास लगी, ठीक है, पानी आपको पीना है बहुत तेज, ठीक है। फिर इसके बाद आपने जब पहला गिलास पानी का पिया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगी। फिर आप सेम उसी टाइम दूसरे गिलास को पियोगे पानी के तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। तीसरे गिलास को पियोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो जाएगी। तो ऐसे ही जब एक एप्पल को कंज्यूम कर रहा है तो 10 यूटिलिटी है, 2 एप्पल को कंज्यूम कर रहा है तो 8। जैसे जैसे वो ज़्यादा एप्पल्स को कंज्यूम कर रहा है वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। अब यही चीज ऑरेंज के साथ है, ठीक है। जब वो पहले ऑरेंज को कंज्यूम कर रहा है तो 24 यूटिलिटी है। अब ये पूरी चीजें आपको पता चल गई, ठीक है। फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला जो होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी x, जो फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x। कितनी यूनिट आप परचेज करोगे अगर आपको बताना है अपनी पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, और मार्जिनल यूटिलिटी m जो कि आपका बजट है या जो आपकी इनकम है $10, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको x की पता चल गई, प्राइस आपको x का पता है। तो यहाँ पे आप 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, यहाँ पे 8 से आपको 1 डिवाइड करोगे, फिर 7 से 1 डिवाइड करोगे। इसी तरीके यहाँ 24 से आप 2 को डिवाइड करोगे 12, देन 10, देन 9, देन 8। फिर इसके बाद ये कंडीशन होती है जहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे आपका सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। अब देखो कहां पे आपका ये वाले जो पॉइंट हैं बराबर आ रहे हैं। पहला तो ये कंडीशन है 8 पे बराबर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन 6 वाली है आपकी, 6 और 6 पे बराबर आ रहे हैं। तीसरी कंडीशन 3 वाली है, ठीक है। तो पहला जो अल्टरनेटिव है, ये जो 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशन पे आपका सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा है, ठीक है। पहला कंडीशन पे क्या है, पहले अल्टरनेटिव पे वो जो ले ले दो यूनिट पर्टिकुलर एप्पल की ले ले, ठीक है। 2 यूनिट एप्पल की ले ले प्लस ए लिख रहा हूं मैं, प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे भी बराबर है, तो यहाँ पे कितनी 4 यूनिट वो ऑरेंज की ले ले, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव आपका क्या बनता है, दूसरा अल्टरनेटिव 6 का मतलब है 4 यूनिट वो एप्पल की ले ले, ठीक है। देन यहाँ पे वो ऑरेंज की कितनी यूनिट लेगा, ऑरेंज की ले ले 5 यूनिट, क्योंकि 6 इक्वल उसी पे है ना, 5 यूनिट, ठीक है, ऑरेंज की। तीसरा अल्टरनेटिव आपका बनता है कि 7 यूनिट वो पर्टिकुलर एप्पल की ले ले, देन वो 3 यहाँ पे 6 यूनिट जो है वो ऑरेंज की ले ले। अब यहाँ पे बात आती है प्राइस की, क्योंकि देखो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी जो m है वो भी इक्वल होना चाहिए। ये तीनों चीजें जहां पे इक्वल होती हैं वही आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आप 2 यूनिट एप्पल की ले रहे हो, 1 यूनिट आपको एप्पल की कितनी की पड़ रही है, ₹1 की, तो आपकी 2 हो गई। और आपको 4 यूनिट ऑरेंज की लेनी है, 1 यूनिट ऑरेंज की कितने की है, 2 की, तो यहाँ पे टोटल हो गया 8, ठीक है। तो 8 + 2 10 हो गया पहले वाली कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन पे आप 4 यूनिट एप्पल की ले रहे हो, 1 यूनिट आपको एप्पल की ₹1 की 4, ठीक है। 5 यूनिट आप ऑरेंज की ले रहे हो, ठीक है, 1 यूनिट आपकी कितनी की है, 2 की 10, तो यहाँ पे आ गया 14, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे यहाँ पे आप 7 यूनिट आप ले रहे हो एप्पल की, तो देन आपका 7 प्राइस हो गया। यहाँ पे आप 6 यूनिट ऑरेंज की ले रहे हो, देन यहाँ पे 12 हो गया, तो यहाँ पे टोटल आ गया 19। अब देखो कि आपका बजट कितना है, ₹10, तो ₹10 सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे आ रहा है, पहली कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन पे ₹14 आ रहा है, थर्ड कंडीशन पे ₹19 आ रहा है। तो ये दोनों हमारे लिए मैक्सिमम यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा उतना बजट नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो ए पर्टिकुलर है, 2 यूनिट आप ए की लो, पर्टिकुलर या प्रोडक्ट ए की लो, और आप 4 यूनिट है वो पर्टिकुलर बी की लो, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर 3 कमोडिटी होती तो यहाँ पे ये हो जाता, मार्जिनल यूटिलिटी x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी y डिवाइडेड बाय प्राइस अपॉन y, या देन z, और आपका जितना भी बजट है, ठीक है। ये चीजें इक्वल होनी चाहिए आपको अगर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम गेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द टर्म विच डिस्क्राइब, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं कई बार ये बता चुका हूं, लेकिन मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं। देखो आपका 2 अल्टरनेटिव थे, आपका एक आप पर्टिकुलर इंटर के बाद आपके पास 2 अल्टरनेटिव थे, ठीक है। इंटर के बाद आपके पास पहला अल्टरनेटिव था कि आप पर्टिकुलर डिफेंस पे जाइए और जॉब करने लगिए, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव था कि आप पर्टिकुलर हायर एजुकेशन की तरफ जाइए या अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, देन आप PhD करिए, ठीक है।
तो आप जब पर्टिकुलर 1 साल बाद देखोगे, अगर आप डिफेंस में चलेगा, ठीक है, डिफेंस में जाने के बाद 10 साल बाद, 10 साल में बात कर रहा हूँ, 10 साल बाद आप देखोगे कि पर्टिकुलर जो दूसरा अल्टरनेटिव को फॉलो कर रहा है वो प्रोफेसर बन गया और आप डिफेंस में हो। जब आप इसकी कॉस्ट इससे कंपेयर करोगे दूसरे वाले से, जो कॉस्ट आपने छोड़ी है, मतलब जो चीजें आपने छोड़ी, जब उससे आप कंपेयर करते हो तो उसको आप बोलते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जैसे आपका जो आंसर बनेगा, द लॉस ऑफ द रिवॉर्ड इन द नेक्स्ट बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज या नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव आपने छोड़ा है उसका जो लॉस होता है उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हो, ठीक है। तो इजीली हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो 32, एन अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। अगर आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपका कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज होता है? इसका यूज होता है स्किमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये मैंने बहुत बार डिस्क्राइब किया है, मार्केटिंग में भी डिस्क्राइब किया अच्छे से, जब मार्केटिंग के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए थे उसमें भी आप जाकर देख सकते हो। देखो, स्किमिंग प्राइसिंग वो प्राइसिंग होती है कि जब आपका नया प्रोडक्ट जो होता है, इनिशियली आप उसका प्राइस हाई रखते हो, देन उसका प्राइस आप बाद में लो करते हो, इनिशियली जो प्राइस होगा उसका हाई होगा, ठीक है। तो उसको आप बोलते हो स्किमिंग प्राइसिंग, ठीक है। इनिशियली प्राइस हाई होगा और ये ऐसे प्रोडक्ट्स में होता है जब आपका जो प्रोडक्ट होता है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है। लाइक जैसे एप्पल आईफोन लॉन्च करता है तो इनिशियली जो उसका प्राइस होता है वो हाई होता है, बाद में उसका प्राइस जो होता है वो कम कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग की, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इसका अपोजिट है। इनिशियली जो प्राइस होता है वो आपका लो होता है जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जब आपका उसके कुछ दिन बाद आपका जो प्राइस होता है वो हाई होता है। ये इसलिए होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपने कोई नया इनोवेशन नहीं बनाया है, आपका जो प्रोडक्ट है वो पुराना ही है, उसी में कुछ आपने मॉडिफिकेशन किया है, इसलिए आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस है वो डाउन होता है शुरुआत में, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप, ठीक है। नॉर्मली जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई वन विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो ये मैंने आपसे बोला था कि इनडिफरेंस कर्व से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पहला देखो, इनडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल सही, ये प्रॉपर्टी है उसकी। इनडिफरेंट कर्व आर कनकेव टू द ओरिजिन, नहीं, इनडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये उसका प्रॉपर्टी है। इनडिफरेंट कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो दो इनडिफरेंट कर्व होती हैं वो इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन होता है वो आपका हायर, अगर इनडिफरेंस कर्व है तो उसमें हायर सेटिस्फेक्शन होगा, तो इस तरीके से इंटरसेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन गया, जो प्रॉपर्टी नहीं है वो आपका कनकेव टू ओरिजिन हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग जो या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसे टोटल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, उसमें आपका जो एक डिफरेंस होता है उसके बारे में पूछा गया है ट्रीटमेंट पे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ जब मैंने अकाउंट्स के एमसीक्यू प्रोवाइड किए थे। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इसका आंसर आप खुद दो, और प्लीज़ यार वीडियो को जितना हो सके लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो अगर नहीं किया है, क्योंकि यार आप लोग देख तो लेते हो वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते यार। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपका कुछ नहीं जाता, वैसे भी आपको कौन सा उसका पैसा देना लाइक का ना। तो इसका आप आंसर खुद देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू अ क्वांटिटी of the commodity demanded at a certain price during any particular period of time, ठीक है। तो बिल्कुल सही चीज आपसे बोली गई है कि पर्टिकुलर जो क्वांटिटी डिमांड होता है कि उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला जो होता है, पहले तो आपका नीड होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ठीक है, नीड होनी चाहिए, या फिर देन एबिलिटी टू बाय और परचेजिंग पावर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्वांटिटी डिमांड का पार्ट होती हैं, ठीक है। तो अब दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न, ठीक है। अब दो चीजें मैंने बताई थी, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन इन डिमांड जो होता है वो पर्टिकुलर
तब होता है जब आपका लॉ ऑफ डिमांड का कंडीशन होता है। या मैं आपको बताऊं कि जो प्राइस होता है वो चेंज होती है, बाकी और कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट मानते हैं। अब इसमें क्या है कि प्राइस को इंक्रीज कर दिया, अगर प्राइस को इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, Q1। तो इसको ये बोल रहे हैं पर्टिकुलर, क्योंकि कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ये जो होता है अगर प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। बिल्कुल सही चीज़ है। अगर आप प्राइस को डिक्रीज करते तो आपका क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाता है, जिसे आप बोलते हो एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है, या एक्सपेंशन या एक्सटेंशन इन डिमांड, ठीक है। तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस रिजिडिटी, मैंने आपको बताया था कि जो ओलिगोपोली मार्केट होती है उसमें प्राइस रिजिडिटी पे ज़्यादा बात होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको इजीली पता चल जाएगा। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है इनसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और मोस्टली मैंने क्वेश्चंस ऐसे करवाए हैं जो पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका मैनेजमेंट के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो आपका पर्टिकुलर ये 3 मेथड होते हैं जब आप बात करते हो नेशनल इनकम निकालने की, या GNP जिसे आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हो, ठीक है, वो उसको निकालने की, ठीक है। तो उसके 3 मेथड होते हैं। पहला जो होता है वो आपका इनकम मेथड होता है, दूसरा जो होता है वो एक्सपेंडिचर मेथड होता है, तीसरा आपका वैल्यू एडिड या जिसको आप आउटपुट मेथड भी बोलते हो, ठीक है, या प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हो, ठीक है। ये 3 मेथड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये हमारा ABC हो जाएगा, मतलब ऑल दी अबव है। लेकिन जो प्रोडक्शन और वैल्यू एडिड मेथड होता है उसका फॉर्मूला या जो उसका मेथड है कैसे आप निकालते हो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्टर से जो नेट वैल्यू एडिड होता है, प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा, फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर से जो वैल्यू एडिड होता है जिसमें आपका मैन्युफैक्चरर आ जाता है, फिर आपका टेरिटरी सेक्टर जिसमें आपका सर्विस सेक्टर आ जाता है। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो वो आपका आता है GDP एट मार्केट प्राइस। फिर आप जब इसको डेप्रिसिएशन से माइनस करोगे तो ये फिर आपका आएगा NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर इसको जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस करोगे देन आपका आएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। देन फिर आप इसको ऐड करोगे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देन आपका आएगा NNP जिसे बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो फैक्टर कॉस्ट जिसे नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है नेशनल इनकम। इसी टाइप से आपका इनकम का भी मेथड होता है और एक्सपेंडिचर का भी मेथड होता है। आप पढ़िएगा उसको और इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से आप देखिएगा चीज़ों को। When the demand curve is relatively highly elastic, ठीक है, जब हमारी डिमांड कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है तो उस समय मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। ये जो क्वेश्चन है वो डेरिवेटिव बेस्ड है, आप इसको करिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। फिर अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, या आप टेलीग्राम चैनल पे का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके जुड़िए वहां पे, और वहां पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप शेयर करिए, वहां पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप पहले आंसर देने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड जो होता है वो प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस के अलावा दूसरा कोई फैक्टर है उसके कारण होता है। जब इंक्रीज इन डिमांड होगा कुछ इस साइड होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जब हम डिक्रीज इन डिमांड की बात करेंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। इजिली आपको चीजें पता होंगी। तो अब हम बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कब, जो मैंने आपको बताया था अभी पहले चीज बता भी चुका हूं। तो जब इंक्रीज इन डिमांड की बात आएगी तो वो राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कब होगा, ठीक है। तो ए का सेकंड हो गया। अब हाँ देखो इस पे थोड़ा सा घुमाया गया है इसको, इसके इस बेसिस पे आपको आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पे सेकंड का जो है वो ए होगा, इस तरीके से देखो, तो सेकंड का जो है वो ए हो गया, ठीक है। तो आपके ये 2 एलिमिनेट हो गए भाई, ठीक है। ये देखो घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका कॉमर्स के एग्जाम में पूछा गया था, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है इसमें। फिर बात आती है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इन डिमांड अभी थोड़े से पहले ही बताया है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब होता है कि आपका प्राइस इंक्रीज हो जाए और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाए, या जो आपका शिफ्ट है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और अगर एक्सपेंशन है शिफ्ट इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, आप बोल सकते हो लेफ्टवर्ड मूवमेंट। लेफ्टवर्ड मूवमेंट
इन सेम डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है वो आपका सेम होगा लेकिन लेफ्टवर्ड मूवमेंट हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देखिएगा। तो फर्स्ट का जो होगा वो बी हो जाएगा, तो फर्स्ट का बी इसमें है। अभी भी चलो हम दोनों ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं। फिर बात आती है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड कहीं ना कहीं दो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है। डिमांड ऑफ मोर देन वन कमोडिटी टू सेटिस्फाई ऑन स्पेसिफिक वन, ठीक है, ये नहीं होगा। डिमांड फॉर वन कमोडिटी विथ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड कमोडिटी, उसको आप बोलते हो क्रॉस डिमांड। तो फोर्थ का सी हो जाएगा, फोर्थ का सी, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट आंसर इजीली आपको पता चल गया। ज्वाइंट डिमांड वो डिमांड होती है जिसमें अगर जिसकी डिमांड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है, एक प्रोडक्ट पे दूसरे की डिमांड डिपेंड करती है, तो आप उसको बोलते हो ज्वाइंट डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मार्केट स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ वन बायर एंड वन सेलर। जब आप जब किसी मार्केट में एक बायर और एक सेलर होता है तो उसको आप बोलते हो बायलैटरल मोनोपोली, ठीक है। अगर मोनोपोली की बात करेंगे तो वहां पे आपका सिंगल बायर होता है और जो सेलर होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। मोनोपोली में आपका जो सेलर होता है वो सिंगल होता है, बायर बहुत सारे होते हैं। डुओपोली जो होता है ये ओलिगोपोली का ही पार्ट होता है या ओलिगोपोली का ही एक पर्टिकुलर टाइप है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ दो सेलर जो होते हैं मैक्सिमम कवरेज करे होते हैं मार्केट शेयर पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, ठीक है। हाँ, ये देखो कुछ कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके पर्टिकुलर ऑथर हैं उनके नाम दिए गए हैं और जिन्होंने जिन जिन चीज़ों पे बात की है, ठीक है। तो हम जब वेल्थ का कंसेप्ट की बात करते हैं तो ये हमारा दिया था एडम स्मिथ ने। हमेशा ध्यान रखना, वेल्थ का जो कंसेप्ट था वो आपका एडम स्मिथ ने दिया था, जिन्हें आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हो, ये लिख लो। वेलफेयर कंसेप्ट है जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। चॉइस मेकिंग बिहेवियर का जो कंसेप्ट है वो रॉबिन्सन ने दिया है। ग्रोथ का जो कंसेप्ट था पाउल करके जो थे सैमुअल्सन, उनने दिया था, ठीक है। तो आप इजीली इन सबको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरे का, ए का, चलो फर्स्ट का आपको फोर्थ पता चल गया तो अभी आप नहीं बता सकते क्योंकि सब में फोर्थ दिया है। फिर बात आती है नेक्स्ट ऑप्शन पे आपके, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्या है, सेकंड का इनकम एंड सब्सटीट्यूट इफेक्ट कहीं ना कहीं गिफिन ने दिया था। मैंने आपको बताया था ये चीज की, जो गिफिन गुड्स थे या जो इंफीरियर गुड्स थे उसमें जो इनकम इफेक्ट होता है वो निगेटिव होता है और जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। किंग डिमांड कर्व के बारे में आपको अच्छे से पता है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन जो है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में आपको अच्छे से पता है। ये प्रोडक्शन फंक्शन जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, इससे एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और इससे भी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो डी वाला बन जाएगा। What is the degree of elasticity of demand in the case of demand is represented by straight line? तो देखो सिंपल सा है, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और यहाँ पे आपका प्राइस, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, डिमांड इज रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कुछ इस तरीके। तो यहाँ पे जो हमारी डिमांड होती है इस कंडीशन पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो इन्फिनाइट होता है, ठीक है, वो इन्फिनाइट होता है। करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। और मैंने आपको बहुत सारे जितने भी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड जो होती है उसको आप बोलते हो ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट, जो कि ये वाली कंडीशन है। जब परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड होगी उस कंडीशन पे ED इज इक्वल टू 0 होगा। यूनिटरी इलास्टिक पे ED इज इक्वल टू हमारा 1 होगा। अगर रिलेटिव इलास्टिक है तो ED इज मोर देन 1। अगर रिलेटिव इन इलास्टिक है ED इज लेस देन 1, ठीक है। इजिली इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इन पे भी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर से है। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है या आप इसको आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपका ए का 4 हो गया। लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कितना सिंपल था। आपको एक के बारे में पता था तो आपको पूरा निकल आया। फिर आपका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है या आप ये भी बोल सकते हो कि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट एक तरीके से, ठीक है। ओलिगोपोली में आपका डोमिनेंट
स्ट्रेटेजी। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में आपका जो प्राइजेस है वो डिफरेंट चार्ज करते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए। ये आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री भी हो सकता है, सेकेंड डिग्री भी हो सकता है, थर्ड डिग्री भी हो सकता है। मोनोपोली का जो कंसेप्ट है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे बहुत बेस्ड है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड्स व्हेन। देखो ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये आपका शॉर्ट टर्म पे बात करता है, ठीक है, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है वो लॉन्ग टर्म पे बात करता है। इसमें बेसिकली जो हमारे पर्टिकुलर लेबर है वही जो वेरिएबल होता है, बाकी जो फिक्स इनपुट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उन पे कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हेन। देखो ये सेकेंड स्टेज आपकी ये है, जब वो एंड हो रही होती है उस कंडीशन पे क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम मैक्सिमम। नहीं भाई, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल इनपुट मैक्सिमम नहीं होता है, ठीक है। बोथ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट आर इक्वल। नहीं, इस कंडीशन पे इक्वल नहीं है, वो आपके सेकेंड वाले पे होता है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, जब फर्स्ट एंड होता है तब होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम जीरो एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी इज पॉजिटिव। हाँ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपको ये जीरो हो चुकी है, एवरेज प्रोडक्टिविटी आपकी ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव है। तो आपका करेक्ट आंसर इजीली आपने देख लिया। इन टाइप्स के क्वेश्चन में आपको ये जो फिगर हैं इनका बहुत यूज होता है। इन फिगर को आप एक तरीके से प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्योंकि इनको आपको एक तरीके से रटना तो नहीं, लेकिन इनको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ये बताइएगा जरा वीडियो में, सॉरी कमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। There is no exception to the law of demand in the case of given goods। बिल्कुल एक्सेप्शन होता है, ठीक है। नॉर्मल गुड जो होता है वो एक्सेप्शन नहीं होता है। ये जो एक तरीके से वेवलेन गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वेवलेन गुड्स की बात कर रहे हैं। ऐसे गुड्स जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्टेटस को शो करने के लिए लेते हो, आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ आप परचेज करते हो अपने स्टेटस या अपने इनकम को दिखाने के लिए, इसको वेवलेन ने दिया था, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ द वायर ये भी आपका एक्सेप्शन होता है, ठीक है। इसमें पूछा गया था कौन एक्सेप्शन नहीं होता है, नॉर्मल गुड आपका एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का। अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज नोन एज अ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब रिलेटेड गुड की बात आ गई, गुड्स की बात आ गई और आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिवनेस की बात आ गई, तो कहीं ना कहीं आपसे इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, चेंज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये जब ये टर्म्स होंगे तो आपका इलास्टिसिटी की बात हो रही होगी, ठीक है। जब दो गुड्स की बात हो रही होगी तो आपका पर्टिकुलर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। सब्स्टिट्यूशन उसी का पार्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी उसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है। अब फिर असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज टूल सेंट्रिक फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग इज बिजनेस। बिल्कुल सही बात है। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टूल होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इट प्रोवाइड एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिल्कुल सही चीज है भाई। तो हमारा जो दोनों हैं ए और आर दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है, एक कार्डिनल यूटिलिटी होती है। ठीक है, जो आपकी कार्डिनल यूटिलिटी होती है ये आपकी नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती है, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ कि पहले कार्डिनल यूटिलिटी चलती थी, फिर आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी आई। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि पर्टिकुलर आपने जब एक आइसक्रीम कंज्यूम की तो आपने 10 लेवल का मतलब 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन जनरेट किया, ठीक है, या 20 यूनिट का सेटिस्फेक्शन जनरेट किया। तो ये चीज आप नहीं बोल सकते हो, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो यूटिलिटी को। तो इसलिए हमारी आई ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये आपका रैंक बता सकती है, आपको ये बता सकती है कि आपने जब पर्टिकुलर ऑरेंज को कंज्यूम किया तो वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है जब आप पर्टिकुलर एप्पल को कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, ये रैंक पे बात करती है, क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, वही चीज है, ये क्वांटिटेटिव है।
ये क्वालिटेटिव है। रियलिस्टिक ये पहले थी तो ये लेस रियलिस्टिक, अभी इस समय जो है वो ऑर्डिनल है, ठीक है। ये आपका जो इसका मेजरमेंट लेबल या मेजरमेंट का यूनिट होता है वो यूटिल्स होता है। यहाँ पे हम रैंक की बात करते हैं, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की बात होती है हमारी, ठीक है। प्रमोटेड बाय क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्डिनल यूटिलिटी था उसको एल्फ्रेड मार्शल ने बहुत प्रमोट किया था। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आपके आ जाएंगे जे.आर. हिक्स और एलन, ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी को जे.आर. हिक्स और एलन ने बेसिकली प्रमोट किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि कौन जो है अजम्पशन नहीं है। रेशनलिटी ऑफ कंज्यूमर बिल्कुल अजम्पशन होता है। यूटिलिटी कार्डिनली मेजर बिल्कुल सही है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये नहीं होता है अजम्पशन, ये आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी का अजम्पशन होता है। इसका मतलब होता है कि आप सेम प्रोडक्ट की जब यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो जो आपकी यूटिलिटी है जैसे जैसे आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे वो कम होती जाएगी। होता है, आप ये चीज़ देखते होगे कि आप पर्टिकुलर जब खाना खाते हो या जब पर्टिकुलर आपको बहुत भूख लगी है, जब आप फर्स्ट जो आपकी रोटी है उसको खाते हो तो आपकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप ज़्यादा रोटी कंज्यूम करने लगते हो जो यूटिलिटी है वो कम होती रहती है, ठीक है। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज ये भी हमारा उसका अजम्पशन होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी बन जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये भी बहुत सिंपल सा है। निगेटिव स्लोप होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, इंडिफरेंस कर्व नेसेसरली हैव टू बी पैरेलल, ये जो है ये हमारा नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकती हैं, ये उसका एक अजम्पशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये अजम्पशन नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो एक दूसरे से, ठीक है। जैसे एक ऐसा है तो एक ऐसा कैसा भी बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा ये कोई अजम्पशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, जब हमारा इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ईडी जो है वो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके प्राइस में 1% का चेंज होगा तो आपके क्वांटिटी डिमांड में 1% से ज़्यादा का चेंज होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका पर्टिकुलर जब ईडी इज इक्वल टू 1 होता है तब ये केस बनता है, ठीक है भाई। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में जितना चेंज होगा डिमांड में उससे ज्यादा चेंज होगा, तब हमारा जो होगा वो 1 से ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, तो हमारा ये ईडी इज मोर देन 1 इस केस पे होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर, अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन इस केस पे ईडी जो है हमारा 1 से कम होगा, ठीक है। देयर इज चेंज इन प्राइस, ये कोई होगा नहीं स्टेटमेंट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा हमारा। जीडीपी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर, देखो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसमें वो सारा पर्टिकुलर हम मॉनेटरी वैल्यू जितने भी गुड्स की है जो एक पर्टिकुलर कंट्री, एक कंट्री के अंदर जितना भी प्रोड्यूस किया गया होगा उन सबको जब हम इंक्लूड करते हैं उसे हम जीडीपी बोलते हैं। इससे हमें ये मतलब नहीं होता है कि कितने लोग हमारी कंट्री में जो बाहर के आके भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहे हैं उनको भी जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। एक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को, एक या टेरिटरी बोलो या एक कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को आप बोलते हो जीडीपी, ठीक है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन दैट मस्ट बी शेयर द गिवन आउटपुट, ये नहीं होगा भाई। द नेगेटिव एक्सटर्नल, ये भी नहीं होगा। द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, हाँ ये ध्यान रखना फाइनल गुड्स होना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि डबल काउंटिंग को प्रमोट नहीं करती हैं जो नेशनल इनकम होती है, जितना भी कंसेप्ट है, ठीक है, नेशनल इनकम या जीडीपी का। तो वहां पे जो फाइनल गुड्स और सर्विस जो एक कंट्री में प्रोड्यूस किया गया होगा लास्ट 1 ईयर में या विद इन 1 ईयर, उसको आप जीडीपी बोलते हो। ये क्या बोला, टोटल मॉनेटरी वैल्यू सर्विस इंक्लूड विद ट्रांजैक्शन विद इन आ नेशन इन 1 ईयर, ये हमारा गलत है क्योंकि बार्टर ट्रांजैक्शन बोल रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, तो तभी मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो देखो, द प्रोड्यूसर विल ऑफर मोर ऑफ प्रोडक्ट एट हायर प्राइस, ये आपका बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है।
क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है। अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो ए का जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये बी जो है ये आपका एलिमिनेट हो गया। द क्वांटम दैट प्रोड्यूसर वांट टू सेल इज इक्वल टू द क्वांटम दैट कंज्यूमर वांट टू। तो ये आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, जितना आपका प्रोड्यूसर सेल करना चाह रहा है उतना आपका कंज्यूमर बाय कर रहा है। तो ये आपका, या आप ये बोल सकते हो क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, या ईडी इज इक्वल टू ईएस, ये आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा भाई, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अब हमारा ए एंड डी बचा। द सेंसिटिविटी ऑफ कंज्यूमर टू प्राइस चेंज। ठीक है, दूसरा देखो डी, देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमारा होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको ऑब्वियसली आंसर पता चल गया, ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया 53 का ए। 54 पे चलते हैं। द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इन द कंजम्पशन विच इज राइजिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसको मैं प्रूफ बताता हूं आपको। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, जो बजट लाइन होती है जितना हम परचेज कर सकते हैं, बजट लाइन वो हमें बताती है कि पर्टिकुलर मान के चलो आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, ए का जो प्राइस है वो 20 रुपए है क्वांटिटी, और बी का जो प्राइस है वो आपका पर्टिकुलर मान के चलो आप 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये आपकी क्वांटिटी ए है, ये आपकी मतलब क्वांटिटी बी है। ठीक है, तो आप जब पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ ए को परचेज करोगे तो कितनी यूनिट परचेज कर सकते हो? 20। आपके पास टोटल अमाउंट है, सॉरी आपके पास टोटल अमाउंट है 100 का, और आपकी एक यूनिट की आप कितने की है? ए की 20। तो आप यहाँ से 5 यूनिट परचेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप 5 यूनिट परचेज कर सकते हो। उसी टाइप से आपकी बी की बात करते हैं, तो बी का जो हमारा अमाउंट है वो टोटल अमाउंट तो हमारे पास 100 ही है, और बी का जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 10 है। तो यहाँ पे ये हमारा 10 यूनिट परचेज कर सकते हैं। इस कंडीशन पे सिर्फ आप बी को परचेज करोगे तो आप 10 यूनिट परचेज कर सकते हो, सिर्फ आप ए को परचेज करोगे तो आप पर्टिकुलर जो है 5 यूनिट परचेज कर सकते हो। तो अब ये जो इस लाइन को जब हम मिलाएंगे, ये लाइन जो होती है हमारी बजट लाइन होती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन देता है ए और बी को, पर्टिकुलर जितने को हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर पैसों पे, जितने भी पैसे हमारे पास हैं। फिर ये जो होता है हमारा, ये हमारा होता है इंडिफरेंस कर्व, जहां पे दोनों टेंजेंट होते हैं वो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट होता है। ठीक है, जो इसमें पूछा गया, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज द रेशियो, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज द रेशियो, सॉरी कहाँ है, रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू गुड्स, ये रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू गुड्स एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कब होगा? वो स्लोप ऑफ द बजट लाइन के बराबर होगा हमारा। तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस पे मैंने बहुत सारे आपको एमसीक्यू ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, आप इसको खुद करिएगा और इसका आंसर आप बताइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जाते हैं, और मैंने कराए भी हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। जो अभी न्यूमेरिकल का वीडियो प्रोवाइड किया है तो उसमें भी मैंने कराया है, तो आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और करने की कोशिश कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और खूब सारा शेयर किया करो यार। ठीक है, और थैंक यू।